हेलो एवरीवन, वेलकम टू सनलाइट स्टडी। आज हम क्लास 9 सोशल साइंस का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। देखो, जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, चाहे वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हो, बहती बहती नदियां हो, गहरी घाटियां हो, रेगिस्तान हो या समुंदर के किनारे हो, क्या आपने कभी सोचा है कि ये सब बने कैसे हैं? तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि हमारी अर्थ की जो सरफेस है ना, वो कभी भी एक जैसी या कांस्टेंट नहीं रहती। ये हमेशा बदलती रहती है। मतलब, जो पहाड़ आज हम देखते हैं, लाखों साल पहले शायद वहां समुंदर हुआ करता था। या आज हमें पहाड़ दिख रहा है, क्या पता आगे आने वाले समय में वहां पर कुछ और हो। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी अर्थ की सरफेस कभी भी एक जैसी नहीं रहती, यानी कि कांस्टेंट नहीं रहती, हमेशा बदलती रहती है। अब आप कहो कि भैया अर्थ की सरफेस बदलती क्यों रहती है? तो इसके दो मेन रीजन हैं, या हम कह सकते हैं दो मेन फोर्सेस काम करती हैं। पहली है इंटरनल फोर्सेस और दूसरी है एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस यानी कि वो फोर्सेस जो अंदर से लगती हैं, यानी कि अर्थ के अंदर से लगती है। उन्हीं की वजह से जमीन ऊपर की ओर उठती है, टूटती है और अर्थक्वेक्स आते हैं और वोल्केनोज फटते हैं। दूसरी होती है एक्सटर्नल फोर्सेस। एक्सटर्नल फोर्सेस यानी कि जो बाहर से लगती हैं, ये अर्थ की सरफेस के ऊपर काम करती है, जैसे कि हवा, पानी और बर्फ। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। इनकी वजह से जो लैंडफॉर्म्स होती हैं वो घिस घिस कर नए शेप्स ले लेती हैं। तो आया समझ में कि अर्थ की सरफेस बदलती क्यों है, अर्थ के ऊपर जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं वो क्यों होते हैं। तो पहला रीज़न है इंटरनल फोर्सेस और दूसरा रीज़न है एक्सटर्नल फोर्सेस। अब दोस्तों, इस पूरे चैप्टर में हम 5 बड़े सवालों का जवाब ढूंढेंगे, यानी कि 5 बड़े क्वेश्चंस का आंसर ढूंढेंगे। पहला क्वेश्चन है कि अर्थ की सरफेस को आखिर शेप कौन करता है। दूसरा क्वेश्चन है टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हैं और इनके हिलने से क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन है कि ये अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते कैसे हैं और इन्हें क्लासिफाई कैसे करते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि हम इंसान और बाकी जानवर इन लैंडफॉर्म से कैसे जुड़े हुए हैं। और पांचवा क्वेश्चन है कि इन लैंडफॉर्म से जुड़े हुए नेचुरल डिजास्टर्स, यानी कि ऐसी आपदाएं, हमारी लाइफ को कैसे हिलाकर रख देती हैं। तो इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर आज हम इस चैप्टर में ढूंढेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले हमें एक टर्म को समझना है, जो कि है लैंडफॉर्म। कि ये लैंडफॉर्म क्या है? लैंडफॉर्म का मतलब है अर्थ की सरफेस पर बना कोई भी नेचुरल फीचर, जैसे माउंटेन्स, वैलीज, प्लेट्यूज, प्लेन्स, डेजर्ट्स। ये सब वेदरिंग, इरोशन, डिपोजिशन या जमीन के हिलने से बनते हैं। तो ये जो सब चीज़ें हैं, माउंटेन, वैली, प्लेट्यू, प्लेन्स, रेगिस्तान, ये सब जो चीज़ें हैं, इन्हीं को हम लैंडफॉर्म कहते हैं। तो ये वर्ड याद रखना कि लैंडफॉर्म आखिर है क्या, आगे काम आएगा। तो चलो अब हम पहले टॉपिक पर चलते हैं, जो कि है अर्थ इंटरनल स्ट्रक्चर और प्लेट टेक्टोनिक्स। देखो, इस टॉपिक में हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे और जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम अर्थ के अंदर चलते हैं, ठीक है? तो अर्थ के अंदर आखिर है क्या, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो एक साइंटिस्ट थे, W.J. मॉर्गन। इन्होंने क्या किया था, प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी दी थी। अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, ये मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो मॉर्गन ने बताया कि हमारी जो अर्थ की सबसे ऊपरी लेयर है, यानी कि जो क्रस्ट है, वो कोई एक सिंगल पीस से नहीं बनी है, बल्कि ये छोटे बड़े अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई है। इन्हीं टुकड़ों को हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। मतलब आया समझ में? मतलब अर्थ की जो क्रस्ट है वो अलग अलग टुकड़ों में बटी हुई है, उन्हीं को हम टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं। अब दोस्तों, ये जो प्लेट्स है ना, वो अपने नीचे वाली आधी पिघली हुई, यानी कि सेमी मेल्टन लेयर पर बहुत ही धीरे धीरे मूव करती रहती है। उनकी स्पीड इतनी कम होती है कि हमें पता भी नहीं चलता। सालाना एक आधा सेंटीमीटर ही मूव कर पाती हैं। लेकिन दोस्तों, इन्हीं टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने और दूर जाने से कई सारी चीजें होती है, जैसे पहाड़ बनते हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनोज बनते हैं, केवल मूव करने की वजह से। चाहे वो पास आए चाहे वो दूर जाए, इन्हीं मूव करने की वजह से हमें ये सब देखने को मिलता है। आए समझ? अब हम समझते हैं हमारी अर्थ को। तो हमारी जो अर्थ है ना, वो 3 मेन लेयर्स में बटी हुई है। पहली है क्रस्ट। ये सबसे ऊपरी और पतली लेयर होती है जिस पर हम रहते हैं। जमीन के नीचे इसकी थिकनेस लगभग 30 से 40 किलोमीटर की होती है, लेकिन ओशियंस के नीचे ये सिर्फ 5 से 7 किलोमीटर पतली होती है। दूसरी मेन लेयर होती है मेंटल। ये क्रस्ट के ठीक नीचे पाई जाती है। ये लगभग 2900 किलोमीटर मोटी होती है और ये बहुत ही गर्म लेयर होती है, जो ज़्यादातर सॉलिड स्टेट में होती है। और तीसरी लेयर होती है कोर। ये अर्थ का सबसे अंदर का और सबसे गर्म हिस्सा होता है। कोर के भी 2 पार्ट होते हैं। पहला होता है आउटर कोर। ये पिघली हुई फ्लूइड लेयर होती है
जो आयरन और निकल से बनी होती है, जो कि लगभग 2200 किलोमीटर तक मोटी होती है। दूसरा पार्ट है इनर कोर, जो कि सॉलिड होता है, गर्म होता है और डेंस मेटल बॉल की तरह होता है, जो कि लगभग 1250 किलोमीटर तक थिक होता है। तो दोस्तों ये थी हमारी अर्थ की 3 मेन लेयर्स, इनको अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब 2 टर्म्स है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी है, इन्हें भी अच्छे से याद रखना। पहला है लिथोस्फेयर, कि ये लिथोस्फेयर क्या होता है। तो देखो, क्रस्ट और अपर मेंटल को मिलाकर जो बनता है उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। ये लगभग 100 किलोमीटर का होता है। 100 किलोमीटर का जो टॉप का पोर्शन होता है उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। और दोस्तों जो टेक्टोनिक प्लेट्स की हम बात करते हैं वो इसी रिजिड लेयर के टुकड़े हैं। दूसरा होता है एस्थेनोस्फेयर। तो ये क्या होता है? तो ये लिथोस्फेयर के ठीक नीचे होता है, जो कि लगभग 200 किलोमीटर का होता है। ये पार्शियली मेल्टन स्टेट में होता है, यानी पिघली हुई स्टेट में होता है। और यही रिस्पॉन्सिबल होता है लिथोस्फेरिक प्लेट्स के, यानी कि टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के लिए। आए समझ में? एक और चीज़ याद रखना कि जो अर्थ की टोटल रेडियस होती है वो अप्रोक्सीमेटली 6375 किलोमीटर होती है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को याद रखना। कई बार ये आ जाता है, वन वर्ड क्वेश्चंस में आ जाते हैं, और कई बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स एंड कन्वेक्शन करेंट्स। देखो, इस टॉपिक में हम टेक्टोनिक प्लेट्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही कन्वेक्शन करेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ें। तो दोस्तों अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि प्लेट्स मूव करती हैं, और जो हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो रॉक के बहुत बड़े बड़े स्लैब्स होते हैं, जो साल में सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स ही मूव करते हैं। इतना धीरे धीरे मूव करते हैं कि हमें फील तक नहीं होता। लेकिन दोस्तों अब हमारे दिमाग में ये सवाल आता है कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं वो कितनी टाइप की होती हैं, कितनी तरह की होती हैं। तो देखो, टेक्टोनिक प्लेट्स बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। पहली कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। तो नाम से समझो, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स यानी कि जिन पर कॉन्टिनेंट्स बसे हुए हैं, यानी कि वो प्लेट्स जो जमीन का भार उठाती हैं, यानी कि जिस पर हम सब रहते हैं, पेड़ पौधे जानवर हम इंसान सब जो जमीन पर रहते हैं, वो सब किस पर बसे हैं? कॉन्टिनेंटल प्लेट्स पर। दूसरी होती हैं ओशियनिक प्लेट्स। ओशियनिक प्लेट्स यानी कि जो समुंदर का भार उठाती हैं, यानी कि समुंदर की जमीन को कैरी करती हैं। और तीसरी होती है मिक्स्ड प्लेट्स। मिक्स्ड प्लेट्स यानी कि जो कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस दोनों को कैरी करती हैं। तो ये 3 तरह की टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं। अब दोस्तों हमारी दुनिया में 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। पहली है पैसिफिक प्लेट, दूसरी है यूरेशियन प्लेट, तीसरी है अफ्रीकन प्लेट, चौथी है नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, पांचवी है साउथ अमेरिकन प्लेट, छठी है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और सातवीं है एंटार्क्टिक प्लेट। तो दोस्तों ये हमारी 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जिनके ऊपर हमारी दुनिया बसी हुई है, ऑलमोस्ट सारी दुनिया बसी हुई है। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि जो इतनी बड़ी बड़ी भारी भारी प्लेट्स हैं, तो आखिर ये मूव क्यों करती हैं और इन्हें धक्का कौन देता है? तो इसका जवाब है कन्वेक्शन करेंट्स। तो चलो अब कन्वेक्शन करेंट्स को समझते हैं। तो देखो, सिंपल भाषा में समझना कि जो हमारी अर्थ है, इसे ऐसे समझो कि जो हमारी अर्थ है उसके कोर से बहुत भयंकर गर्मी निकलती है, और उस हीट की वजह से मेंटल का पिघला हुआ मटेरियल गर्म होकर ऊपर की तरफ उठता है, और ऊपर आकर जब वो ठंडा होता है तो वो वापस से नीचे बैठ जाता है। तो ये जो ऊपर नीचे आने जाने का जो कंटिन्यूअस मूवमेंट है वही कन्वेक्शन करंट बनाता है। आए समझ में? और यही करंट हमारी भारी भरकम प्लेट्स को पुश और पुल करता है, और इसकी वजह से जो मूवमेंट देखने को मिलती है वो इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती, मामूली सी देखने को मिलती है। मैंने आपको बताया है ना कि एक साल में एक आधा सेंटीमीटर मूवमेंट देखने को मिलती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये जो भारी भरकम प्लेट्स है वो आखिर मूव क्यों करती हैं, तो आप आंसर में क्या लिखोगे? ड्यू टू कन्वेक्शन करंट्स। आए समझ में? और अगर डिटेल में पूछ लिया जाए तो पूरी प्रोसेस समझा सकते हो। वैसे एग्जाम के लिए एक चीज़ भी याद रख सकते हो कि हीट ट्रांसफर करने के 3 तरीके होते हैं, एडवेक्शन, कन्वेक्शन और कंडक्शन। पर यहाँ पर हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कन्वेक्शन करंट, और यही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट के लिए। ठीक है, तो हमें केवल कन्वेक्शन करंट को ध्यान में रखना है। थर्ड टॉपिक है हमारा प्लेट बाउंड्रीज एंड रिंग ऑफ फायर। देखो, इस टॉपिक में हम प्लेट बाउंड्रीज के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही रिंग ऑफ फायर ये क्या चीज़ है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये प्लेट बाउंड्रीज क्या होती है। तो प्लेट बाउंड्रीज मतलब जहाँ 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में मिलती हैं उस जगह को हम प्लेट बाउंड्री कहते हैं। अब दोस्तों ये जो प्लेट बाउंड्रीज होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। पहला टाइप है कन्वर्जेंट बाउंड्री। तो नाम से समझो कि यहाँ कन्वर्जेंट वर्ड आ गया। तो कन्वर्जेंट यानी कि ऐसी बाउंड्री जहाँ 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कन्वर्ज होती है, यानी कि आपस में मिलती हैं, टकराती हैं या एक दूसरे की तरफ आती हैं। तो हम कह सकते हैं कि कन्वर्जेंट बाउंड्री मतलब जहाँ 2 प्लेट्स एक दूसरे की तरफ आती हैं या आमने सामने से टकराती हैं, उसी जगह को हम कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं।
तो देखो, अगर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो जमीन ऊपर की तरफ उठती है और फोल्ड माउंटेन्स बनाती है। जैसे हमारा जो हिमालय है ना, वो इसी तरीके से कॉन्टिनेंटल प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से बना था। तो आया समझ में कि कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या होती है? कन्वर्जेंट बाउंड्री मतलब जब दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो जिस जगह पर वो मिलती है उसे हम कन्वर्जेंट बाउंड्री कहते हैं। तो देखो, यहाँ पर तो हमने दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स का एग्जाम्पल लिया। अब अगर मान लो ओशियनिक और कॉन्टिनेंटल प्लेट्स आपस में टकराती है, तब क्या होगा? तो अगर कोई ओशियनिक प्लेट, यानी कि जिस प्लेट के ऊपर ओशियन है, वो जब कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकराती है तो ओशियनिक प्लेट भारी होती है, जिस वजह से वो नीचे की तरफ धंस जाती है, जिससे वॉल्केनिक इरप्शंस और अर्थक्वेक्स आते हैं। दूसरा टाइप है डाइवर्जेंट बाउंड्री। यहाँ प्लेट्स एक दूसरे से दूर हटती हैं। अब एक स्वाभाविक सी बात है कि जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर भागेंगी तो बीच में गैप क्रिएट होगा। तो गैप बनने की वजह से नीचे से मैग्मा ऊपर आता है, जो कि ठंडा होता है और एक नया क्रस्ट बनता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मिड एटलांटिक रिज। तीसरा टाइप है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। तो यहाँ पर प्लेट्स ना तो पास आती है ना ही दूर जाती हैं, बल्कि एक दूसरे के बगल से स्लाइड करती हैं, यानी कि रगड़ती हैं। यहाँ कोई नया लैंडफॉर्म नहीं बनता, पर बहुत ही बॉयलेंट अर्थक्वेक्स आते हैं। इसका सबसे मेजर एग्जाम्पल है यूएसए का सैन एंड्रियास फॉल्ट। तो दोस्तों, ये तीन तरह की प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, इन्हें अच्छे से याद रखना। अब हम पढ़ते हैं रिंग ऑफ फायर के बारे में। तो नाम से समझो, रिंग ऑफ फायर, यानी कि किसी एक सर्कल की बात हो रही है। तो पैसिफिक ओशन के चारों तरफ का ये वो एरिया है जहाँ दुनिया के सबसे ज्यादा अर्थक्वेक्स और वॉल्केनोज आते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ बहुत सारी प्लेट बाउंड्रीज आपस में मिलती हैं। इसलिए इस रीजन को हम क्या कहते हैं? रिंग ऑफ फायर कहते हैं। याद रहेगा। तो रिंग ऑफ फायर क्या है? पैसिफिक ओशन के चारों तरफ का एरिया है, और उसे ही हम जियोग्राफर की लैंग्वेज में रिंग ऑफ फायर कहते हैं, क्योंकि यह दुनिया के सबसे ज्यादा वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स आते हैं। ठीक है। अब दोस्तों, एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमारी इंडिया में भी अर्थक्वेक्स आते हैं? क्या हमारी इंडिया में भी अर्थक्वेक का रिस्क है? तो दोस्तों, बिल्कुल है रिस्क। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है गुजरात का 2001 का अर्थक्वेक। ये जो अर्थक्वेक था ना, ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रक्टिव एग्जाम्पल है, जो कि ये बताता है कि इंडिया में भी अर्थक्वेक का रिस्क है। एक और दोस्तों, मैं आपको मजे की बात बताऊं। हमें ना अर्थक्वेक के बारे में बहुत पुराने टाइम से पता है। हम ऐसा नहीं कि आज के जियोग्राफर्स ने हमें बताया कि अर्थक्वेक जैसी चीज होती है, बल्कि हमें बहुत पुराने टाइम से इसके बारे में पता है। पुराने टाइम में भी अर्थक्वेक्स को जाना जाता था। उन्हें पुराने टाइम में भूकंप कहा जाता था, मतलब अर्थ का हिलना। एक ग्रंथ था बृहद संहिता, जिसे लिखा गया था ब्रह्ममिहिर द्वारा। उन्होंने अर्थक्वेक्स पर एक पूरा सेक्शन लिखा था और बताया था कि विंड, रेन, क्लाउड्स, एनिमल्स के बिहेवियर और प्लानिटरी अलाइनमेंट्स में चेंजेस के कारण अर्थक्वेक के सिग्नल मिल सकते हैं। और उन्होंने अर्थक्वेक्स को 4 एलिमेंटल फोर्सेस से जोड़ा था, जो कि थे वायु यानी कि विंड, दूसरा अग्नि यानी कि फायर, तीसरा इंद्र यानी कि हेवन या थंडर, चौथा वरुण यानी कि वाटर। तो ये दिखाता है कि इंडिया में बहुत पहले से ही लोग ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग को जोड़ने की कोशिश करते थे। मतलब पहले के लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, सोचने की शक्ति थी उनके अंदर, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते थे। फोर्थ टॉपिक है हमारा वेदरिंग एंड इरोजन। देखो, अब तक हमने देखा कि अर्थ के इंटरनल फोर्सेस कैसे काम करते हैं। अब हम देखेंगे कि सरफेस फोर्सेस कैसे काम करते हैं, यानी कि जो बाहरी फोर्सेस होते हैं वो कैसे काम करते हैं, जिसमें हम समझेंगे वेदरिंग और इरोशन को समझेंगे। तो सबसे पहले हम वेदरिंग समझते हैं। तो वेदरिंग वो प्रोसेस है जिसमें अर्थ की सरफेस पर रखी रॉक्स गर्मी, सर्दी या पानी या केमिकल की वजह से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। बस इसी को हम वेदरिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अच्छे से याद रखना कि वेदरिंग में मटेरियल सिर्फ टूटता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करता। इस बात को अच्छे से याद रखना। तो वेदरिंग आया समझ में? वेदरिंग में क्या होता है? अर्थ की सरफेस के रॉक छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, बस इतना ही। तो वेदरिंग 3 टाइप्स की होती है। पहली है फिजिकल वेदरिंग। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है? टेम्परेचर बदलने या बर्फ जमने या हवा से पत्थरों का टूटना, ये फिजिकल वेदरिंग है। यानी कि फिजिकली फोर्सेस से अगर पत्थर टूट रहे हैं तो उसे हम फिजिकल वेदरिंग कहेंगे। दूसरा है केमिकल वेदरिंग। केमिकल वेदरिंग में पानी और एयर में मौजूद केमिकल से मिनरल्स रिएक्ट करते हैं और पत्थर घुलने लगते हैं। तो ये होती है केमिकल वेदरिंग। और तीसरी है बायोलॉजिकल वेदरिंग। बायोलॉजिकल वेदरिंग में क्या होता है? या तो प्लांट से, या तो एनिमल से, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, या फिर जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनकी जड़ों की वजह से अगर चट्टाने या पत्थर टूट रहे हैं तो ये बायोलॉजिकल वेदरिंग में आता है। तो ये 3 तरह की वेदरिंग हमें देखने को मिलती है। ये आसानी से याद रखे जा सकते हैं क्योंकि इनके नाम में ही इनका मतलब छुपा है। फिजिकल वेदरिंग यानी फिजिकल फोर्सेस की वजह से अगर चट्टानें टूट रही हैं तो वो फिजिकल वेदरिंग है। केमिकल वेदरिंग में यानी कि केमिकल्स की वजह से,
और बायोलॉजिकल वेदरिंग यानी कि पेड़ों से, जानवरों से अगर चट्टानें टूट रही हैं तो वो बायोलॉजिकल वेदरिंग में आएगा। याद रहेगा अच्छे से। तो चलो, ये तो बात हुई वेदरिंग के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इरोजन के बारे में। तो इरोजन वेदरिंग का बड़ा भाई है। इसमें क्या होता है, इसमें जमीन सिर्फ टूटती या घिसती नहीं है, बल्कि पानी, हवा या बर्फ उस टूटे हुए मटेरियल को कैरी करके उठा के दूसरी जगह ले जाती है। कहने का मतलब ये है कि वेदरिंग में क्या होता था कि जो रॉक होती थी या जो जमीन होती थी वो केवल टूटती थी, उसमें कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलता था। वहीं इरोजन में क्या होता है, जमीन टूटती भी है और साथ में मूवमेंट भी देखने को मिलती है। तो ये डिफरेंस अच्छे से याद रखना, क्योंकि एग्जाम में ये काफ़ी काम आएगा तुम्हारे। अब दोस्तों, इरोजन के भी कई टाइप्स होते हैं, जैसे कि वाटर इरोजन, जो कि रिवर्स, रेन या ओशियन वेव्स की वजह से देखने को मिलता है। दूसरा विंड इरोजन, जो कि ड्राई सैंडी एरियाज में कॉमन होता है। तीसरा ग्लेशियल इरोजन, जहाँ मूविंग आइस रॉक्स को रगड़ती है और कैरी करती है। चौथा है कोस्टल इरोजन, इसमें जो सी वेव्स होती हैं वो किनारे की ज़मीन को घिसती हैं। तो ये हमें इस टाइप के इरोजन्स देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, जो ये इरोजन होता है वो इंसानों को बहुत नुकसान पहुंचाता है। अब आप कहो कि भैया इरोजन इंसानों को कैसे अफेक्ट करता है? बिल्कुल करता है। इरोजन की वजह से क्या होता है, जो सॉइल की जो फर्टाइल लेयर होती है, यानी कि जो टॉप सॉइल होती है, वो बह जाती है, जिससे फसल कम हो पाती है। और इससे सबसे बड़ा नुकसान होता है किसानों को। दूसरा नुकसान होता है रिवर्स या कोस्टल एरियाज के पास रहने वाले लोगों को। इरोजन की वजह से वहाँ पर रह रहे लोगों की ज़मीन, घर और रोड्स बह जाते हैं, और इस वजह से उनकी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। तीसरा नुकसान हमें ये देखने को मिलता है कि जो कंस्ट्रक्शन और माइनिंग होती है, उसकी वजह से भी हमें इरोजन देखने को मिलता है, जिस वजह से जो हमारी ज़मीन होती है वो अनस्टेबल हो जाती है, जिससे सेफ्टी रिस्क बढ़ता है। और चौथा, इससे टूरिज्म और फिशिंग भी अफेक्ट होती है, क्योंकि बीचेस, रिवर्स और फर्टाइल लैंड्स पूरी तरीके से बर्बाद हो सकती है इस चीज़ से। कहने का मतलब ये है कि इरोजन की वजह से सिर्फ अर्थ की सरफेस पर बदलाव नहीं आते, बल्कि इंसानों की मेहनत और उनका लाइवलीहुड भी सीधा अफेक्ट होता है। दोस्तों, हमारे पुराने टाइम में, यानी कि हमारे जो पूर्वज थे, वो बहुत ही स्मार्ट टेक्निक यूज़ करते थे इसी इरोजन से बचने के लिए। जैसे सॉइल इरोजन की अगर हम बात करें, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर मिट्टी को पानी से बचाने के लिए बहुत ही स्मार्ट टेक्निक्स यूज़ की थी, जैसे काउंटरिंग, बाउंडिंग, टेरेसिंग, डैम्स और कैनल्स, और नागालैंड का जावो सिस्टम, जिसमें हिल स्लोप्स पर अर्थन बाउंड्स यानी कि मिट्टी के बांध और चेक डैम्स बनाए जाते थे, ताकि पानी की स्पीड कम हो सके, क्योंकि इरोजन रुक सके। क्योंकि जब पानी ढलान से नीचे की तरफ बहता है, तो वो मिट्टी के जो फर्टाइल एलिमेंट होते हैं, जिनसे अच्छी फसल होती है, उनको बहा के ले जाता है। तो इससे बचाने के लिए, इस इरोजन से बचाने के लिए इस तरह की टेक्निक यूज़ होती थी। सिंपली आप ये 3 टेक्निक्स को समझ लो। पहली होती है काउंटरिंग। काउंटरिंग क्या होती है, हिल साइड के काउंटर लाइंस के साथ ट्रेंच यानी कि खाई खोदना, ताकि बारिश का पानी धीरे धीरे रुके और ज़मीन में चला जाए। इससे इरोजन रुकता है और ग्राउंड वाटर भी रिचार्ज होता है। दूसरी होती है बाउंडिंग। बाउंडिंग में क्या होता है, काउंटर लाइंस के साथ मिट्टी के इम्बाकमेंट्स बना दिए जाते हैं, यानी कि बांध बना दिए जाते हैं, ताकि पानी की स्पीड कम हो और इरोजन कम हो सके। तीसरा है टेरेसिंग। हिल साइड्स पर सीढ़ियों जैसे स्ट्रक्चर बना दिए जाते हैं, ताकि जो पानी हो वो सीधा बह के ना जाए, बल्कि वहां पर पानी ठहर जाए। इससे इरोजन से बचा जा सकता है। फिफ्थ टॉपिक है हमारा एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन। देखो, एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन मतलब क्या होता है, आपने देखो लैंड डिग्रेडेशन वर्ड सुना होगा। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, जमीन का खराब होना यानी डिग्रेड होना। तो अब यहाँ पर ग्रेडेशन वर्ड यूज हुआ है। तो अब सोचो कि जब डिग्रेडेशन का मतलब खराब होना होता है, तो ग्रेडेशन का मतलब अच्छा होना होता होगा, है ना? समझ गए ना? तो यहाँ पर हम उन एजेंट्स की बात करेंगे जिनसे हमारी जो अर्थ है, यानी कि अर्थ की सरफेस है, वो अच्छी होती है, यानी कि रीसेप होती है। यानी कि एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन में हम क्या पढ़ेंगे, ऐसे एजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे जिनकी वजह से हमारी जो ज़मीन की सरफेस होती है वो अच्छी होती है। आए समझ में? तो अब आप कहो कि भैया ऐसे कौन कौन से एजेंट होते हैं। तो पहला एजेंट होता है रनिंग वाटर, यानी कि नदियाँ। तो जो नदियाँ होती हैं ना, उनके कोर्स के 3 पार्ट्स होते हैं। उन तीनों को समझना होगा, तभी हम रनिंग वाटर से ज़मीन के ऊपर क्या क्या चेंजेस आते हैं उनको समझ पाएंगे। तो देखो, नदी के 3 कोर्स होते हैं। पहला होता है अपर कोर्स। वहाँ से जो पानी आता है ना, वो तेज ढाल में आता है, यानी कि बहुत स्पीड में आता है। इसलिए यहाँ बनते हैं वाटरफॉल, यानी कि झरना बनते हैं। और इतनी ऊंचाई से पानी आने की वजह से वी शेप्ड वैलीज बनती हैं। दूसरा होता है मिडिल कोर्स। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो नदियों की स्पीड होती है वो कम होती है। यहाँ पर नदी सांप की तरह घूमती है, जिसे हम मियंडर कहते हैं। इसका बेसिकली मतलब होता है भूल भुलैया, यानी कि टेढ़ा मेढ़ा रास्ता बना के आती है। इसका बढ़िया एग्जाम्पल है तमिलनाडु का ग्रांड एनाइकट या कल्लानई।
तीसरा कोर्स होता है लोअर कोर्स, जो कि समुंदर के पास होता है। तो नदी जब समुंदर के पास पहुंचती है तो वहाँ उसकी स्पीड बिल्कुल स्लो हो जाती है, बिल्कुल धीमी हो जाती है, और नदी समुंदर के पास जाकर सेडिमेंट जमा करके डेल्टा बनाती है। इसका बढ़िया एग्जाम्पल है सुंदरबन डेल्टा। तो देखो, ये पहला एजेंट था, यानी कि रनिंग वाटर की वजह से हमें क्या क्या देखने को मिलता है, यानी कि अर्थ की जो सरफेस है वो किस तरीके से शेप लेती है। तो हमने रनिंग वाटर की वजह से देखा, यानी नदियों की वजह से देखा। अब हम दूसरे एजेंट को पढ़ते हैं। दूसरा एजेंट है वेव्स एंड करेंट्स, यानी कि समंदर की लहरें। तो समुद्र की लहरों की वजह से, यानी कि वेव्स एंड करेंट्स की वजह से समुद्र के किनारों पर रेत जमा हो जाती है, जिससे बीच बनता है। दूसरा, वेव्स जब पत्थरों से टकराती है तो पहले सी केप बनती है, यानी कि एक समुद्री गुफा टाइप की बनती है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर केप आर पार होकर सी आर्च बनाती है, और फिर जब आर्क गिर जाता है तो अकेला खड़ा पत्थर सी स्टैक कहलाता है। तो दूसरे एजेंट यानी कि वेव्स और करंट्स की वजह से हमें ये सब देखने को मिलता है। तीसरा एजेंट है ग्लेशियर्स, यानी कि बर्फ की नदियाँ। तो ग्लेशियर्स क्या करते हैं, जमीन को घिसकर यू शेप्ड बैलीज बनाते हैं, बाउल शेप्ड सर्कस बनाते हैं, और एफ जोर्स बनाते हैं। साथ ही साथ ग्लेशियर के पिघलने पर जो मलबा जमा होता है उसे मोराइंस कहते हैं। मोराइंस तीन तरह के होते हैं, लेटरल जो कि स्लाइड्स पर होता है, टर्मिनल जो कि एंड पर होता है, और मेडियल जो कि सेंटर में होता है। चौथा एजेंट है विंड, यानी कि हवा। तो हवा क्या करती है, तो डेजर्ट्स में हवा पत्थरों को घिसकर यार्डेंग्स और वेंटिफेक्ट्स बनाती है। सेकंड, जब हवा रेत को एक जगह जमा कर देती है तो ड्यून्स यानी कि रेत के टीले बनते हैं। अब ड्यून्स यानी कि रेत के टीले भी कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें से तीन मेन हैं: बर्चन ड्यून्स, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स और स्टार ड्यून्स। और पांचवा एजेंट है ग्राउंड वाटर, यानी कि जमीन के अंदर का पानी। ये लाइमस्टोन जैसी सॉफ्ट रॉक्स को धीरे धीरे घोल देता है, जिससे जमीन के नीचे केव्स और अपर सिंकहोल्स बन जाते हैं। और हाँ, जमीन के नीचे भी दो टाइप्स की केव्स बनती हैं। पहली स्टैकलाइट, जो कि ऐसी केव होती है जिनकी छत ऊपर से नीचे की तरफ लटकती है। दूसरी स्टेलैग्माइट, जो कि वो केव होती हैं जो कि जमीन के फर्श से यानी कि ग्राउंड से ऊपर की तरफ उठती हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे पांचों एजेंट्स, यानी कि एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन, जो कि हमारी अर्थ सरफेस को सेव करते हैं, कर्व करते हैं, और उन्हें आकार देते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं उन्हें रीसेव करते हैं। अब दोस्तों, फाइनली अब हम आ चुके हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है लैंडफॉर्म से जुड़े डिजास्टर्स। यानी कि इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि जो लैंडफॉर्म से रिलेटेड डिजास्टर्स हैं वो कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो पहला डिजास्टर है लैंडस्लाइड्स। देखो, लैंडस्लाइड यानी कि जमीन का धसकना। तो लैंडस्लाइड्स तब होते हैं जब स्लोप यानी कि ढलान अनस्टेबल हो जाते हैं। और दोस्तों, ये दोनों ही फैक्टर से हो सकता है। एक तो ह्यूमन फैक्टर से भी हो सकता है और नेचुरल फैक्टर से भी हो सकता है, यानी कि इंसानों की गलती से भी हो सकता है और नेचुरली भी हो सकता है। नेचुरली कैसे, जैसे बहुत तेज बारिश हो जाए या बहुत भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड देखने को मिल सकती है। और दूसरा हो सकता है ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से, जैसे माइनिंग की वजह से या फिर पेड़ काटने की वजह से। तो इन फैक्टर्स की वजह से भी लैंडस्लाइड देखने को मिल सकता है। दूसरा डिजास्टर है एवलांचेस। एवलांचेस तब होते हैं जब स्टीप माउंटेन स्लोप्स पे बर्फ अचानक से अनस्टेबल हो जाती है, भारी स्नोफॉल थोड़ी देर में। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो भारी स्नोफॉल होता है उसकी वजह से वेट बढ़ने लगता है, और जब टेम्परेचर अचानक से बढ़ता है तो थोड़ी बहुत बर्फ पिघल जाती है, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाता है, जिस वजह से हमें ये एवलांचेस देखने को मिलते हैं। सिंपली इसे आप ऐसे समझो कि जो पहाड़ों से जो बर्फ ढलते हुए आती है ना नीचे की तरफ, वो एकदम बाढ़ जैसी आ जाती है बर्फ की, उसी को हम कहते हैं एवलांचेस। ऐसा आपने कई बार मूवीज में देखा होगा। तीसरा लैंडफॉर्म से जुड़ा हुआ डिजास्टर होता है ग्लोव्स। ग्लोव्स यानी होता है ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड्स। तो देखो, इसमें क्या होता है, जो ग्लेशियर लेक्स होती है यानी कि जो पानी से जमी हुई झीलें होती हैं, वो तो नॉर्मली जमी हुई होती हैं, लेकिन कई बार टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो ग्लेशियर्स होते हैं वो तेजी से पिघलने लगते हैं। तो अब आप सोचो कि जब ग्लेशियर पिघलेगा तो जो ग्लेशियर लेक होगी उसका साइज और वाटर लेवल बढ़ेगा, जिस वजह से जो नेचुरल डैम्स होते हैं उन पर प्रेशर पड़ता है, जिस वजह से डैम्स टूट जाते हैं। और इस अचानक कोलैप्सेशन की वजह से जो नीचे वाले इलाके होते हैं उनमें काफ़ी डिस्ट्रक्टिव फ्लड्स देखने को मिलती है। इसी का एक रीसेंट एग्जाम्पल है चमोली उत्तराखंड फ्लड, जो कि फरवरी 2021 में आई थी, जिसमें कई सारे लोगों की जानें गई थी और भारी नुकसान हुआ था। चौथा लैंडफॉर्म से रिलेटेड डिजास्टर है डस्ट स्टॉर्म्स, यानी कि जो भारी आंधी आती है ना उसे डस्ट स्टॉर्म कहते हैं, धूल भरी आंधी। तो डस्ट स्टॉर्म्स तब आती है जब तेज हवाएं बहुत सारी सूखी मिट्टी और रेत को हवा में उठा लेती हैं। और ऐसा हमें तब देखने को मिलता है जब लंबे समय से बारिश नहीं हुई हो या फिर सूखा पड़ा हुआ हो, जिस वजह से जो मिट्टी होती है वो सूख जाती है। इसी वजह से जो डस्ट स्टॉर्म्स होते हैं वो डेजर्ट और सेमी एरिड रीजन्स में काफ़ी कॉमन माने जाते हैं। बस दोस्तों, तो दोस्तों यही था हमारा पूरा चैप्टर, हमने इसे अच्छे से कंप्लीट किया।
अब आपको अच्छे से पता है कि हमारी जो अर्थ है वो अंदर से कैसी है, उसकी सरफेस बनती कैसे है, अलग अलग लैंडफॉर्म्स कैसे और किस एजेंट से बनते हैं, और उनसे जुड़े डिजास्टर्स कौन से हैं। अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया तो समझो आपने ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर क्लियर कर लिया। तो थैंक यू सो मच। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर। बाय बाय।